Okay, so this is cost of capital class number 6. Good morning all of you. Aman, Sandeep, Pragya, good morning. So 19th December 2023, the World Cup day. This is 11:15 and everybody is like prepared, ready for the World Cup and we are having this class. हमेशा याद रहेगा. Sarita, Amit, Amanjot, Vansh, good morning. Okay, so before I start, just let me invest 2 minutes in case आपको कुछ बोलना है. ओके 2 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि आपको कुछ बोलना है. तो क्रिकेट के बारे में मैं क्या बोलूं, बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स मूविंग इन द सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह भरा हुआ है. सो आई एम नॉट अ थिंग इन टर्म्स ऑफ सेइंग. आई एम श्योर जितने भी अकाउंट्स क्लासेस हैं लाइव, वो सारे छुट्टी पे होगी आज. वंश सिंह, साउथ अफ्रीका के लिए दुख होता है हमेशा. डिपेंड्स, दे हैव टू शो देयर कैरेक्टर. संदीप, व्हाट माइट बी टारगेट क्लास. सर आपको पसंद है क्रिकेट, बहुत ज़्यादा पसंद है, टू मच इन्वॉल्व इन इट. अपना बैच जब से स्टार्ट हुआ तब से ये बैच, तब से ये वर्ल्ड कप चल रहा है. ओके परफेक्ट. जीनल, श्वेत, अमन, संदीप, चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स इंश्योर दैट अच्छे से पढ़ाई करें सो दैट व्हेन वी वॉच द वर्ल्ड कप इन द आफ्टरनून, तो इन दैट केस वी फील लाइक वी हैव अर्नड इट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लास्ट क्लास अपना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का सारा नोट्स जो मेरे को लिखाना था सब हो गया. नथिंग वॉज लेफ्ट. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का A to Z मैंने को जो भी ध्यान आया मैंने सब कुछ लिखा दिया. ओके, देयर वाज जस्ट वन कन्फ्यूजन कि सर अगर वो एमोटाइजिंग बॉन्ड आ गया, वो बॉन्ड जो 5 इंस्टॉलमेंट्स पे पैसा वापस देगा, तो अपने को प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइड बाय 5 करना है या प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर करना है. तो नॉलेज वाइज तो मैंने बता दिया था, और वो नॉलेज हमेशा काम आएगा फ्यूचर में, रियल लाइफ में, कि इक्वेटेड वर्ड लिखा है या एमोटाइजिंग लिखा है तो इट शुड बी डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर. वो था नॉलेज जिसके बारे में हम श्योर है. बट इंस्टीट्यूट ने 1-2 क्वेश्चन में डिवाइड बाय 5 किया है. सो मैं देख के बताने वाला था. आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं है. आई थिंक मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास देख के बता दूंगा कि हर जगह ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं क्या. तो प्लीज़ कीप दैट ऑन होल्ड, ठीक है ना, फॉर द एग्जाम. रियल लाइफ वाइज यू शुड बी हैप्पी दैट चलो सही चीज़ तो पता चला, ठीक है. उसके अलावा हमने सब कुछ कर लिया था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में. कब अपने को IRR से फुल ट्रायल एंड एरर से करना है, और कब अपने को शॉर्टकट फॉर्मूला लगाना है. परपेचुअल बॉन्ड में क्या करेंगे, कब कूपन रेट इंटू 1-t करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो लास्ट क्लास में जब मैं एंड कर रहा था ना, लास्ट का 2 मिनट, तो मैंने आप लोग को कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बारे में भी बताया था, लिखाया नहीं था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बारे में. चलो उस फॉर्मेलिटी को ख़त्म करते हैं. लेट्स राइट इट डाउन प्लीज़. देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल ब्रैकेट KP आपका हेडिंग है. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल ब्रैकेट KP. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल ब्रैकेट KP. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल ब्रैकेट KP. ठीक है, तो एक बार रिकैप कर ले फंडामेंटल प्रिंसिपल के अनुसार. ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ का कॉस्ट निकालना है कंपनी के लिए, तो लेफ्ट साइड में इनफ्लो आएगा कि कंपनी के पास आज क्या आएगा, और राइट साइड में आउटफ्लो जाएगा, पोस्ट टैक्स आउटफ्लो. तो कंपनी आज प्रेफरेंस शेयर इशू करता है तो लेफ्ट साइड में वही आएगा NP यानी प्राइस माइनस द फ्लोटेशन कॉस्ट, और राइट साइड में क्या जाएगा, डिविडेंड 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 एंड रिडेम्पशन. इस बार डिविडेंड इंटू 1-t नहीं जाएगा, डिविडेंड 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 एंड देन रिडेम्पशन. ठीक है, तो केवल एक ही अंतर दिख रहा है डिबेंचर में और प्रेफरेंस शेयर में, कि डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो PL में डेबिट होता है, उस पर टैक्स बचता है, देयरफॉर द पोस्ट टैक्स आउटफ्लो इज I इंटू 1-t. बट प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड पे करते हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है, तो अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स नहीं बचता है.
तो अपना अगर डी जा रहा है तो डी ही जा रहा है, डी 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 डी, ठीक है। तो हो सकता है हिट एंड ट्रायल मेथड से पूछे, पर यूजुअली पूछता नहीं है, यूजुअली फॉर्मूला से हो जाता है, ठीक है ना। नोट्स तो लिखना ही पड़ेगा, तो लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज। दिस इज कंप्यूटेड, this is computed in the same manner, this is computed in the same manner as KD, subject to the difference that preference dividend ब्रैकेट DP, मैं DP लिख रहा हूं, is not tax deductible. Preference dividend is not tax deductible. Okay, next slide. Fundamental principle, inflow equal to outflow, so NP equal to D divided by 1 plus KP plus D divided by 1 plus KP the whole square plus dot dot dot, जहां तक होगा। ओके, तो अपने को KP निकालना है। KP इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय NP। यस, कौन से सम में? KP इज इक्वल टू D बाय NP कौन से सम में कर पाएंगे? अमन, प्रज्ञा, जूही। D डिवाइडेड बाय NP कौन से सम में कर पाएंगे? अमन, जूही, प्रज्ञा, वेरी गुड। वंश ने जवाब दिया है, करेक्ट है। जूही ने जवाब दिया है, करेक्ट है। डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, सिंपल, कौन से में? मोहतदिन ने जवाब दिया है, करेक्ट है। ओके, मोहतदिन बोलने में मेरे को थोड़ा सा अटक जाता हूँ, मैं फातिमा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप इट इज ओके विथ यू, ठीक है। आई कॉल यू फातिमा। तो फातिमा ने जवाब दिया, दैट इज फाइन। तो वंश, जूही, फातिमा, नैन्सी, ओके। सो दिस इज परपेचुअल। अगर परपेचुअल हुआ तो, यानी मैच्योरिटी नहीं दिया है तो परपेचुअल। उसके बाद KP इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड रेट। ये कब कर सकते हैं? ये होता है मस्ती, इसको बोलते हैं प्योर मस्ती, रौनक दे। ये कब कर सकते हैं कि सर अगर दिया हुआ है 12% प्रेफरेंस है तो 12% KP होगा। 12% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है तो 12% को KP मान लेंगे। ये किस सम में करेंगे? 12% प्रेफरेंस शेयर है तो सीधा KP इक्वल टू 12% मान लेंगे। ये कब कर पाएंगे? इतना ज्यादा मजा कौन से सम में कर पाएंगे? सम में बोला है 12% प्रेफरेंस शेयर है और हमने सीधा KP को 12% ले लिया। सही बोला सर। अगर हर चीज पार है, यानी कि जो प्राइस है वो पार पे चल रहा है, रिडीम भी पार पे होगा, रोटेशन कॉस्ट नहीं है, ओके। इसका मतलब ये हुआ अगर सम में चुप है, कुछ भी नहीं बोला है, इफ द सम इज साइलेंट, तब भी एज्यूम करते हैं ना पार पे। तो लिख देता हूं, इफ NP इक्वल टू RV इक्वल टू पार, इफ NP इक्वल टू RV इक्वल टू पार। आई होप मैंने ठीक लिखा है कि नेट प्रोसीड सर आज जो आएगा और जो रिडेम्पशन वैल्यू लास्ट में होगा, अगर वो सब पार है तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। KP इज इक्वल टू, मैंने ऊपर में DP लिखा था ना कि D लिखा था, चेक कर लेता हूं। ये DP लिख देना प्लीज, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड का नोटेशन DP है। प्रेफरेंस डिविडेंड का नोटेशन DP है। D लिखे तो भी राइट है एग्जाम में,
बट हम लोग को इक्विटी में काम आएगा बिकॉज इक्विटी में मैं डी यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं डी पी यूज़ कर रहा हूँ। तो के पी इज इक्वल टू डी पी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाय एन होल अपॉन आर वी प्लस एन पी बाई 2। के पी इक्वल टू डी पी प्लस आर वी माइनस एन पी बाई एन द होल डिवाइड बाय आर वी प्लस एन पी बाई 2। वंश बोल रहा है फेस वैल्यू आर वी इज सेम, यस फेस वैल्यू आर वी इज सेम, ऊपर में जो लिखा है मैंने उस पर। पर वैसे तुमको पता होगा वंश कि रिडेम्पशन जो है वो तो प्रीमियम पे भी हो सकता है। रिडेम्पशन वो अपने पहले डिस्कस किए थे ना, फॉर्मूला में आर वी को अपने रिडेम्पशन वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू नहीं बोलते हैं, बिकॉज कई बार बॉन्ड्स वगैरह रिडीम प्रीमियम पे होते हैं। ओके, तो दिस वॉज प्रेफरेंस शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर का चक्कर है। प्रेफरेंस शेयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग को बुक से देखना पड़ेगा। आई डोंट हैव द स्टफ विथ मी ऑन द बोर्ड, सो प्लीज ओपन योर बुक एंड लुक एट द क्वेश्चन। मैंने भी दूर से ही देखा था उस क्वेश्चन को कि देयर इज अ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन। लेट्स सी, यस क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 58 में, क्वेश्चन नंबर 7 पेज 58 में, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, पेज 58 में क्वेश्चन नंबर 7। आई एम नॉट शोइंग द बुक ऑन द बोर्ड, ठीक है, मेरे पास बुक बोर्ड पे है नहीं। प्लीज क्वेश्चन देखिए। नवनीत लिमिटेड इश्यूड ₹200 लाख 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 100 ईच का है वो इंपॉर्टेंट है, 200 लाख वगैरह पे तो ध्यान देते नहीं है। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years। Calculate the cost of preference share in each of the following cases. If preference shares are issued at par and with no flotation cost, ये सब तो मल्टीपल चॉइस में आना चाहिए। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा? बोल रहा है इश्यूड एट पार एंड नो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर क्या होगा? इश्यूड एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट आंसर 15%। ओके, फर्स्ट आंसर 15%, लिख दो। 7 का 1, केपी इज इक्वल टू डिविडेंड रेट इक्वल टू 15%। केपी इक्वल टू डिविडेंड रेट इक्वल टू 15%। केपी इक्वल टू डिविडेंड रेट इक्वल टू 15%। केपी इक्वल टू डिविडेंड रेट इक्वल टू 15%। सेकेंड पार्ट, preference shares are issued at par and flotation cost 5% of issue price। तो NP क्या हो गया? NP हो गया अपना 95, लिख दो NP net proceeds equal to 100 minus 5%। NP is equal to 100 minus 5%। 100 पे इश्यू हुआ है और 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो NP is 95। therefore KP is equal to DP by NP। KP is equal to DP by NP into 100, यानी 15 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100। 15 बाई 95 इंटू 100। आई होप कोई अटक रहा नहीं है एंड नोबडी इज माइंडिंग दैट सर आप लिख रहे क्यों नहीं है। ये वाला 15, 100 पे 15%, 15 डिवाइड बाई 95, 15 बाई 95 इंटू 100, 15 बाई 95 इंटू 100 कितना? 15 बाई 95 इंटू 100 कितना? 15.79%। 15.79%। 15 बाई 95 15.79%। थर्ड पार्ट, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड एट 10% प्रीमियम, 110 पे इश्यू हुआ है एंड फ्लोटेशन कॉस्ट 4% ऑन द इश्यू प्राइस, तो लिख दो सॉल्यूशन। इश्यू प्राइस, अरे गलती हो गया मेरे से, सॉरी, सेकेंड पार्ट गलती हो गया, वो तो 5 साल का दिया हुआ है ना। सेकेंड पार्ट मैंने मिस्टेक कर दिया बिकॉज 5 साल का बॉन्ड दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट रॉन्ग हो गया है। सेकेंड पार्ट जो था ओके उसमें अपना एनपी जो है वो 95 है, दैट्स फाइन, और जो डीपी है दैट इज 15, और जो एन है हम लोग भूल ही गए दैट इज 5, और जो आरवी है दैट इज व्हाट 100। तो मैं शुरू का लाइन भूल गया था, सेकेंड पार्ट रॉन्ग हो गया, इट वॉज नॉट अ परपेचुअल बॉन्ड। तो सेकेंड पार्ट में तो फॉर्मूला लगेगा ना, बिकॉज ऊपर में जो क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है ना, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years, तो सेकेंड पार्ट रॉन्ग हो गया, ठीक से कीजिए फिर से।
नेट प्रोसीड्स 95 है, डीपी 15 है, तो परपेचुअल होता तो 15/95 करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, तो हम लोग 15/95 नहीं कर सकते, रिडेम्पशन वैल्यू 100 है। तो प्लीज अप्लाई द फॉर्मूला KP इज इक्वल टू DP प्लस RV माइनस NP बाय N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP बाय 2। यस प्लीज पुट द फिगर्स। 15 plus 100 minus 95 the whole by 5, the whole thing divide by 100 plus 95 by 2। आई थिंक ऊपर में 16 आ रहा है और नीचे में 97.5 आ रहा है। 16 by 97.5 आई थिंक आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से। कैलकुलेशन करने में ऊपर में 16 आ रहा है और नीचे में 97.5, तो 16 by 97.5 16.41% आंसर है सेकेंड पार्ट का। आशु अग्रवाल 16.41%, फातिमा 16.41, अमन अहमद 16.41, ठीक है 16.41, श्वेत, जीनल जोशी, अमनजोत सिंह एंड अदर्स 16.41%। थर्ड पार्ट में बोल रहा है इश्यू हो रहा है 10% प्रीमियम पे, तो इश्यू प्राइस 110, वो जो MP होता है ना वैसे तो इश्यू प्राइस 110, नेट प्रोसीड्स इक्वल टू 110 माइनस 4% ऑफ 110। सर क्या हम लोग 96% ऑफ 110 कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 110 माइनस 4% ऑफ 110 कितना आया? 110 का 96%, 110 का 96% 105.6, 105.6, N इक्वल टू 5, RV इज इक्वल टू 100। सर RV NP से कम हो गया, हाँ कम हो गया, नो इश्यूज। कंपनी को फायदा है कि कंपनी रेस की 105.6 पर लौटाना पड़ेगा कंपनी को 100, ठीक है। KP इज इक्वल टू DP प्लस RV माइनस NP, ये नेगेटिव है विच इज गुड फॉर द कंपनी, डिवाइड बाय N अपॉन RV प्लस NP बाय 2। प्लीज पुट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स RV माइनस NP को उल्टा पुट कर देते हैं, बिकॉज वो लोग का मन करता है कि बड़ा माइनस छोटा ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो DP है 15 है, RV जो है दैट इज 100, NP 105.6, तो 100 माइनस 105.6 डिवाइड बाय 5 द होल डिवाइड बाय दिस। इसमें कुछ बात ही नहीं आता है मेरा कुछ भी करने का। क्रॉस चेक कीजिए आंसर। जीनल जोशी आपका करेक्ट है क्या? मेरे को पता नहीं क्यों रॉन्ग लग रहा है। जीनल जोशी आपने रॉन्ग कर दिया है मेरे ख्याल से। अब जीनल जोशी ने करेक्ट करके दूसरा आंसर दिया है, बट अभी भी रॉन्ग लग रहा है। DP 15 है, अगर मेरे को नंबर्स पुट करना पड़े तो बहुत खराब बात होगा। और RV 100 है, NP जो है वो 105.6 है, N 5 है। सबका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर अमन अहमद का तो बहुत ही अजीब आंसर आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है यार? क्रिकेट का ज़्यादा इंतज़ार चल रहा है क्या? माने ये CA फाउंडेशन से भी नीचे लेवल पे जा रहे हैं अगर मेरे को ये लिखना पड़ रहा है। 100 माइनस 105.6 अपॉन 5 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 105.6 डिवाइड बाय 2। इक्वल टू, तो 15 और ये कितना है माइनस 5.6 बाय 5 इज माइनस 1.12 डिवाइड बाय ये वाला कितना है 10। नीचे में क्या आ रहा है? नीचे में क्या आ रहा है? 102.8। सो 13 minus 88 divide by 102.8 into 100। 13
0.88 डिवाइड बाय 102.8 इंटू 100, 13.5% आंसर. वेरी वेरी बैड ऑल ऑफ यू. जिसने भी गलती किया तो इसका मतलब कौन से लेवल पे जाके पढ़ाना है आई डोंट नो. कैसे पॉसिबल है? जिसने जिसने मिस्टेक किया वो अपने आप को प्लीज एनालाइज करे. कैसे पॉसिबल है मिस्टेक करना? क्या गड़बड़ था? जस्ट वो जो 100 माइनस 105.6 मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कैसे चलेगा यार? ये वाला पार्ट जो नेगेटिव है इसके कारण पूरा हिल जा रहा है तुम्हारा सारा ज्योग्राफी हिस्ट्री. इट इज नॉट गुड. 13.5%. फोर्थ पार्ट, if preference shares are issued at 5% discount, 95 पे इश्यू हुआ with a flotation cost of 2% on issue price, तो in that case जो issue price है 95 और जो NP है net proceeds वो 98% ऑफ 95. 98% of 95. 98% of 95 क्या? 93.1. N5 RV 100. आंसर निकालिए. बट इसमें ये नहीं होना चाहिए. तुम लोग इसका आंसर निकाल लोगे, राइट आ जाएगा, फिर बोलोगे जानते हैं जब भी एनपी कम होता है आरवी से तब तो मेरा राइट हो जाता है. केवल तभी तो रॉन्ग होता है जब एनपी ज़्यादा आरवी से. ये बहुत खराब बात होगी. अगर ऐसा होता है तो अपने आप को 2-3 तमाचा मारना चाहिए शीशे के सामने जाके कि आई कांट टैकल आरवी माइनस एनपी. अगर नेगेटिव है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट? यस केपी क्या आ रहा है? सर आप फॉर्मूला बोर्ड पे लिख रहे नहीं है तो क्या हुआ? क्या फॉर्मूला लिखे बोर्ड पे? सरिता बोल रही है एनपी को डायरेक्टली 95 लेस 2% नहीं कर सकते. तो वही तो मैंने किया है. 95 लेस 2% ही तो किया है. डायरेक्टली का मतलब होता है 95 का 98%. आप 95 माइनस 2% करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई करेगा 95 माइनस 2 बाई 100 इंटू 95 और भी हौले हौले करेगा. अभी भी अलग अलग आंसर आ रहा है. आई थिंक सबसे पॉपुलर आंसर 16 पॉइंट. बाप रे, अभी भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं. तब तो मैं अलग ही माने आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड आई थिंक, जहां पे मैं शायद आप लोग को ओवर एस्टिमेट कर रहा हूं. एंड आई थिंक मेरे को आगे बढ़ना नहीं चाहिए. आई थिंक 25-50 सम्स इसके करते जाने चाहिए. और जो मैं स्टेप लिख रहा नहीं हूं ना, आपसे मैं लिखूंगा. तो वेट ही नहीं करूंगा, छोड़ो फालतू में. डीपी 15 था, अब वेट ही नहीं करने वाला हूं. 15 प्लस 100 माइनस 93.1. 93.1 सही है क्या? डिवाइड बाय 5 होल अपॉन 100 प्लस 93.1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 15 प्लस ये हो गया 6.9 बाई 5. 6.9 बाई 5 कितना? 1.38. और नीचे में 100 प्लस 93.1 बाई 2 96.55. So 16.38 divide by 96.55 into 100. 16.38 divide by 96.55 into 100. 16.97%. प्लीज शेयर कीजिए जिसका जिसका रॉन्ग आया था, क्यों रॉन्ग आया था.
जिसका जिसका रॉन्ग आया था पहले, अभी नहीं, मेरे करने के बाद, जिसका जिसका रॉन्ग आया था अपने आप करते समय, क्यों रॉन्ग आया था, शेयर कीजिए प्लीज, पता तो चले क्या चल रहा है दिमाग में आपके। प्लीज शेयर कीजिए, जिसका जिसका रॉन्ग आया था, क्यों रॉन्ग आया था। मैंने बोला जिसका रॉन्ग आया था, क्यों रॉन्ग आया था सर, लास्ट में क्वेश्चन में से डिवाइड नहीं किया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में एन से डिवाइड नहीं किया था, एक जन बोल रहा है। ठीक है, प्लीज़ सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, वो सिली मिस्टेक के हिसाब से मार्क्स नहीं देगा, वो स्ट्रेट अवे काट के 0 देगा। श्वेत बोल रहे हैं आरवी को 95 ले लिए थे, क्यों यार, आरवी मतलब रिडेम्पशन अमाउंट, रिडीमेबल एट पार लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऊपर। पूछ रहा हूँ फ्रैंकली, डू यू वांट मी टू स्पेंड दिस एंटायर क्लास इस तरह के क्वेश्चंस में, मैं कर सकता हूँ कि मैं मन से एग्जाम्पल लिखाते जाऊँ और अपने यही पूरे क्लास करते रहे आज। यस प्लीज, थैंक्स अ लॉट, एवरीबडी हैज सेड नो एंड दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, थैंक यू। चलिए लिखिए आगे। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, cost of term loan, cost of term loan, that is KT equal to I into 1 minus T. Cost of term loan KT is equal to I into 1 minus T. क्यों? बिकॉज टर्म लोन में जो लोन का अमाउंट होता है एक तरह से वही उसका फेस वैल्यू है, तो उतना ही शुरू में कंपनी के पास आता है, उतना ही लास्ट में लौटा रहे हैं और उसी पे ब्याज देते हैं। इट्स लाइक ट्रेडिंग एट पार, नो फ्लोटेशन कॉस्ट एंड ऑल दैट। वैसे रियल लाइफ में जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाला कोई प्रोसेसिंग चार्ज करता है क्या? अगर आपको पता हो तो रियल लाइफ में अगर लोन लेने जाएंगे, कोई कंपनी लोन लेगा तो क्या इनिशियली में कुछ प्रोसेसिंग फ़ी लगता है? व्हाट डू यू थिंक? रियल लाइफ में लोन लेने जाएंगे तो क्या कोई इनिशियल प्रोसेसिंग फ़ी लगता है? यस लगता है, यस लगता है, बट सम्स में यूजुअली वो दिया नहीं रहता है, सम्स में यूजुअली वो दिया नहीं रहता है, इट इज़ नॉट गिवन इन द सम्स। ठीक है, अगर दिया हुआ रहेगा, वो प्रोसेसिंग फ़ी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उस केस में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाउएवर दिया नहीं रहता है तो नोट में लिख ले, नोट नोट suppose we have a 15% term loan, suppose we have a 15% term loan and tax rate is 40%. Suppose we have a 15% term loan and tax rate is 40%, loan amount being 50 lakh, लोन अमाउंट बीइंग 50 लाख, 15% टर्म लोन, टैक्स रेट 40%, लोन अमाउंट 50 लाख, लोन अमाउंट 50 लाख, लोन अमाउंट 50 लाख। ठीक है, लिख दिया, डैश, पैरा चेंज। केस 1 KT इक्वल टू, केस 1 KT इज इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस टी, KT इज इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस टी, यानी 15 इंटू 0.6, 9%, 15 इंटू 1 माइनस टी यानी 15 इंटू 0.6, 9%। केस 2, केस 2, there is initial processing fee
there is initial processing fee, loan processing fee of 0.5%. There is initial processing fee of 0.5% of 0.5% dash. Next line. KT is equal to I into 1 minus T divide by NP into 100. ओके, मैंने परपेचुअल का फॉर्मूला लगा दिया बिकॉज लोन का शायद नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ ना अभी तक, चेक करो। लोन का मैंने नंबर ऑफ ईयर्स लिखाया नहीं है ना, तो ये करेंगे I इंटू 1 माइनस टी बाई NP। आई क्या हो गया? 15% ऑफ 50 लाख, ये आई है। इसका पोस्ट टैक्स डिवाइड बाय एनपी क्या हो गया? 99.5% ऑफ 50 लाख। देखिए, आई ओके विथ इट? देख लीजिए, आई ओके विथ इट? तो ऊपर में 15% ऑफ 50 लाख इंटू 1 माइनस टी और नीचे में 99.5% ऑफ 50 लाख। सरिता के लिए नीचे में आपको 99.5% नहीं करना है, तो आपके लैंग्वेज में सरिता डायरेक्टली 50 लाख माइनस 0.5% कर सकते हैं, उसी को 99.5% बोलते हैं। आंसर निकाल दीजिए प्लीज। वंश 49.75 क्या बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आया। आपको आंसर निकालना है, इंटू 100 आपका ब्याज आएगा। ओके, फातिमा का आंसर 9.05% आ रहा है। मेरे को करेक्ट ही लग रहा है वो, बिकॉज पिछले बार 9 आया था, इस बार फ्लोटेशन कॉस्ट सफ़र कर रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा आना चाहिए, तो मेरे को फातिमा का आंसर करेक्ट लग रहा है। जीनल जोशी 9.05%, एसके 9.04, यानी राउंड ऑफ के ऊपर डिपेंड 9.05%, रौनक दे 9.05%। इस पे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं पूरा का पूरा जैसे डिबेंचर कराया वैसे ही करा रहा हूँ। डिबेंचर में भी था ना कूपन रेट इंटू 1 माइनस टी, वो फर्स्ट फॉर्मूला जब हर चीज़ पार पे है, ठीक है। बट अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है और परपेचुअल है तो ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट चलिए, केस 3। केस 3 सेम एज केस 2, केस 3 सेम एज केस 2 बट, केस 3 सेम एज केस 2 बट the loan has a tenure, same as case 2, but the loan has a tenure, tenure, tenure या term of 8 years, 8 साल का लोन है, सब में दिया हुआ है। The loan has a tenure of 8 years, the loan has a tenure of 8 years, the loan has a tenure of 8 years. So KT equal to I into 1 minus T plus RV minus NP by N whole divided by RV plus NP by 2। आई वही हो गया अपना 15% ऑफ 50 लाख, आई थिंक ये 7.5 लाख है। टैक्स रेट 40% है। आरवी ऑब्वियसली लोन को लास्ट में 50 लाख ही चुकाना है, लोन में कोई प्रीमियम थोड़ी होता है कि बाद में एक्स्ट्रा चुकाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। एनपी शुरू में 0.5% कट के 99.5% आ रहा है। सर आपने केस 3 में तो लिखाया नहीं है कि प्रोसेसिंग फ़ी है, मैंने लिखा है सेम एज केस 2, तो केस 2 में 0.5% प्रोसेसिंग फ़ी था ना, मैंने वही लिखा है सेम एज केस 2। बताइए कितना है ये? आपने जब लोन लिए तो घर पे शुरू में क्या आया अपने पास? आपने जब लोन लिए तो घर पे शुरू में क्या आया अपने पास? आपने लोन लिए तो शुरू में घर पे क्या आया अपने पास? 49,75,000। N is 8। आई थिंक यहाँ पे 2 आंसर्स नहीं आएगा, एक ही आंसर आएगा। प्लीज पुट कीजिए, निकालिए।
जो पहले आंसर दिया वो चैंपियन नहीं है, जो करेक्ट आंसर दिया वो भी चैंपियन नहीं, बिकॉज ये तो इजी है, बट फिर भी वो नॉर्मल है। तो आई डोंट वांट जल्दी आंसर, आई वांट करेक्ट आंसर। मेरे को चाहिए यहाँ पे सबका आंसर सेम आए, मेरे को चाहिए यहाँ सबका आंसर सेम आए, सेम। प्रज्ञा का आंसर मेरे ख्याल से रॉन्ग है, पूरा काट कूट के रॉन्ग है, मतलब नेगेटिव मार्किंग मिलना चाहिए। इस सब में 0 और आगे पीछे के सब में ही मार्क्स काटेगा। जीनल जोशी का मेरे ख्याल से करेक्ट है। नैन्सी का मेरे ख्याल से करेक्ट है। जीनल जोशी का, नैन्सी का करेक्ट है। फातिमा का रॉन्ग है, वही नेगेटिव मार्किंग मिलना चाहिए। इस सब में भी रॉन्ग और आगे पीछे के सब में ही मार्क्स काट लेगा। सरिता का राइट है, एसके का राइट है, वंश का राइट है। आई थिंक राउंडिंग ऑफ बहुत जन गलत कर रहे हैं, बट अदरवाइज राइट है। जूही शर्मा राइट है। तो पुट करने में कैसे दिक्कत हो रहा है लोगों को, हड़बड़ी से कर रहे हैं क्या? अंशु राइट है, रौनक राइट है, आशु राइट है, रौनक राइट है। बाकी तीनों ने जो मिस्टेक किया था तो वो लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं क्या? प्रज्ञा, फातिमा, आई थिंक उन्होंने टैक्स रेट यूज ही नहीं किया। अवनीत सिंह राइट है। अब इतना देर रुक नहीं सकता हूं। अमित कुमार राइट है। श्वेत रॉन्ग है। श्वेत का कोई स्लाइट मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे रॉन्ग है। श्वेत कैसे रॉन्ग हो सकता है? लोग कर देते हैं। $7.5 लाख आई इंटू 1 माइनस टी 0.6 प्लस 50 लाख लास्ट में चुकाएंगे। आया था 49 लाख, क्या था कॉस्ट ऑफ 75,000। आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय 8, कोई डिवाइड बाय 5 कर दिए। द होल अपॉन 50 लाख प्लस 49 लाख 75,000 बाई 2। तो शुरू का पार्ट 7.5 लाख इंटू 0.6 इज वॉट? आई थिंक 4.5 लाख। इज इट करेक्ट? 4.5 लाख प्लस वहां पे 25,000 बाई 8, 25,000 डिवाइड बाई 8 इज वॉट? 30, बोलो यार। 3125। 25,000 बाई 8 एग्जैक्टली कट गया। 25,000 बाई 8 डेसिमल लाओ, ठीक है। अच्छा ये 3125 द होल डिवाइड बाई नीचे में क्या आ रहा है? 49,87,500 क्या? हाँ नीचे में 49,87,500। तो ऊपर में 4,53,125, नीचे में 49,87,500। यस प्रज्ञा, आपसे क्यों रॉन्ग हुआ था? यस प्रज्ञा, आपसे क्यों रॉन्ग हुआ था? और कौन रॉन्ग किया था? फातिमा, आपसे भी रॉन्ग हुआ था। और एक जन से जरा सा रॉन्ग हुआ था, कौन? श्वेत, श्वेत से जरा सा रॉन्ग हुआ था। फातिमा से टैक्स रेट मिस हो गया था, प्रज्ञा ने 5 के बदले 0.5 ले लिया था। अमन अहमद, सब ऊपर दिखा दीजिए। बाप रे बाप अमन, मैं तो ऊपर दिखा दे रहा हूँ, बट ऐसा क्या कर दिया मैंने ऊपर जो तुम देखोगे? अमन अहमद,
इतने अच्छे से सारा आंसर कर रहे हो, तुमको ये देखने की जरूरत क्यों है? मैंने फॉर्मूला तुम्हारे सामने, तुमको पता है आई इंटू वन माइनस टी प्लस आर बी माइनस एन पी बाई एन। ये नहीं तो क्या बोल रहा, ये नहीं तो क्या दिखा दीजिए ऊपर, ये दिखाऊं ऊपर? कैसे मिस्टेक हो सकता है अमन? क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन तो मैंने वर्बली बोला था, क्वेश्चन तो मैंने वर्बली बोला था अमन, मैंने लिखा नहीं था बोर्ड पे। ऐसा कुछ बोला था, केस 3 सेम एज केस 2 एंड लोन टर्म 8 years। उसके पहले केस 2 में बोला था इनिशियल प्रोसेसिंग। अमन मैंने क्वेश्चन मुंह से बोला था, तो मेरे को खुद को नहीं पता मैंने क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था क्वेश्चन बोलते समय। ठीक है, 15% का टर्म लोन था, टैक्स रेट 40%, 50 लाख का अमाउंट, ये शुरू में लिखाया। फिर केस 1 केटी कितना, केस 2 प्रोसेसिंग फी है 0.5%, तो बताओ केटी कितना। केस 3 सेम एज केस 2 बट टेन्योर 8 साल है, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है ना। और वैसे लोन में ये सब देता ही नहीं है, लोन में फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला लग जाता है। ओके, लोन के अंदर ये सब देता नहीं है ये लोग। ओके, सो अपना मेन पार्ट खत्म। केडी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, तीनों खत्म। बचा केवल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बचा केवल कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो बचा केवल कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कराते समय प्लीज समझे, जब अपने इक्विटी फंड्स रेस करते हैं, ध्यान से अभी कॉन्सेप्ट चालू हो रहे हैं। ओके, प्लीज बी रेडी, अभी कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, तो नौटंकी गिरी नहीं चल रहा है। अभी जो चल रहा था वो नौटंकी पंथी था। जब एक कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा रेज करता है शुरू में शेयर इशू करके, या हर साल उनका जो अर्निंग्स है ना वो उनको देता नहीं है, रिटेन कर लेता है, तब भी तो उनसे पैसा ले रहा है। कंपनी शेयर होल्डर से पैसा 2 बार ले रहा है। नंबर 1 जब शेयर इशू कर रहा है, एंड नंबर 2 जब प्रॉफिट को रिटेन कर रहा है। ये समझ में आया क्या? इंग्लिश में अगर बोलूं तो अ फर्म टेक्स मनी फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर 1 व्हेन इट इश्यूज इक्विटी शेयर्स, एंड नंबर 2 व्हेन एवरी ईयर इट रिटेन्स अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स। ये क्लियर है? मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोला है। अ फर्म raises funds from equity shares, number 1 equity shareholders, number 1 when it issues equity shares, and number 2 when it every year retains a portion of the earnings. Correct? The first one is called external equity. The first one, when the company issues shares, that's called external equity. The second one, retained earnings, is called internal equity. The first one is called external equity, the second one is called internal equity. Okay, I hope you don't mind the use of English in between. The first one, पहला वाला external equity, और जो दूसरा वाला internal equity. External equity, internal equity. कौन से इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट की बात आएगी? कौन से इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट की बात आएगी? यस प्लीज, कौन से इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट की बात आएगी? एक्सटर्नल। जब कंपनी शेयर इशू कर रहा है उस समय मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, देयरफॉर फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा। ठीक है, बट जब रिटेन करेंगे अर्निंग्स तब तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट का बात ही नहीं है। तो एक्सटर्नल इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट का बात आएगा, एंड ऑब्वियस है कंपनी वो सफ़र कर रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी से ज़्यादा होने वाला है या कम? कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी से ज़्यादा होने वाला है या कम? यस प्लीज। कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी से ज़्यादा होने वाला है या कम? ज़्यादा है ना। कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी से ज़्यादा होने वाला है, ये अपने को समझ में आ गया। ठीक, तो अपने को अभी तक 2 पॉइंट समझ में आया कि सर इक्विटी फंड्स कैसे कैसे रेस करते हैं। एक तो शेयर इशू करके, दूसरा हर साल रिटेन अर्निंग्स लेके। फर्स्ट वाले को एक्सटर्नल इक्विटी बोलते हैं, दूसरे वाले को इंटरनल इक्विटी।
एंड फर्स्ट वाले में फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व है, देयरफॉर उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इंटरनल इक्विटी। अच्छी बात है। अनलाइक अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस के बजाय इक्विटी में देयर इज नो कमिटमेंट, इक्विटी में देयर इज नो लीगल कमिटमेंट। क्या ये क्लियर है? अगर डिबेंचर से पैसा रेज करता है कंपनी तो डिबेंचर होल्डर्स की तरफ एक लीगल कमिटमेंट है। अगर लोन से पैसा रेज करता है तो उसके तरफ, बैंक के तरफ एक लीगल कमिटमेंट है। प्रेफरेंस शेयर से रेज करता है तो उनके तरफ एक क्वाजी लीगल कमिटमेंट है, क्वाजी, सिमिलर टू लीगल, नॉट एग्जैक्टली लीगल। बट इक्विटी की तरफ रेज करता है तो देयर इज नो लीगल कमिटमेंट, देयर इज नो लीगल कमिटमेंट। ठीक है? तो हाउएवर द पॉइंट इज दैट कंपनी तो शेयर होल्डर्स का ही है, और द होल पॉइंट इज टू अर्न मोर एंड मोर एंड टू इंश्योर दैट द शेयर प्राइस गोज अप इन द मार्केट एंड शेयर होल्डर्स बिकम मोर वेल्दी, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यही तो वादा है। ओके तो खराब लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, खराब लैंग्वेज में, खराब लैंग्वेज बोलने वाला हूँ। जो नौकर चाकर कंपनी को चला रहे हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट का कंपनी थोड़ी है, कंपनी तो शेयर होल्डर्स का है। वो तो बिकॉज शेयर होल्डर्स डिस्पर्स्ड है, वो लोग कंपनी को चला नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज देखा जाए तो कंपनी तो शेयर होल्डर्स का है, तो मैनेजमेंट का कंपनी नहीं है। तो मैनेजमेंट का ये ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड फेथ में शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी को इस तरह से चलाए कि प्रॉफिट्स ज़्यादा आए, या तो डिविडेंड दे कंपनी, या डिविडेंड नहीं दे तो प्लाउ बैक बढ़िया से करे, पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स पे पैसा इन्वेस्ट करे, ज़्यादा रिटर्न कमाए, शेयर का दाम को बढ़ाए, तो शेयर होल्डर्स के पास कुछ रिटर्न डिविडेंड के फॉर्म में आए और कुछ अप्रिसिएशन के फॉर्म में आए। सही बोला मैंने? सही बोला मैंने? एंड द फैक्ट दैट मैनेजमेंट ये काम कर रहा है ना ठीक से, इसको चेक करने के लिए शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है ना, इसको चेक करने के लिए शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है ना, इसको चेक करने के लिए शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो क्या नाम है, डायरेक्टर्स। एक डायरेक्टर कौन हुआ? जो डायरेक्शन देता है। एक डायरेक्टर कौन हुआ? जो डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन। ठीक है? यानी कि शिप को, जो कंपनी शिप है, उस शिप को इस डायरेक्शन में ले जाना है, इतना रिस्क लेना है, इस स्पीड से चलाना है। तो सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो डायरेक्शन देता है कंपनी को, ओके, शेयर होल्डर्स का रिस्क रिटर्न प्रोफाइलिंग देखते हुए। एंड ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी भरोसा नहीं है कि क्या पता वो भी मिले हुए मैनेजमेंट के साथ, तो मैनेजमेंट के साथ मिलके क्या पता शेयर होल्डर्स को चरा दे। तो अकॉर्डिंगली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, एज इन द रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, दे हैव द कंपनीज एक्ट, वी हैव द ऑडिटर्स, प्लस वी हैव द मीडिया। अगर इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी खासकर तो CNBC, NDTV मीडिया वगैरह है। ठीक है? तो देयर इज कंप्लीट स्क्रूटिनी गोइंग ऑन अबाउट द कंपनी, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, और बांस पे बांस उस मैनेजमेंट का करते जा रहे हैं हर क्वार्टर के बाद कि इस क्वार्टर में आपका रिजल्ट ऐसा क्यों आया, आपका सेल्स का ग्रोथ रेट इतना कम क्यों हुआ, आपका प्रॉफिट कम क्यों आया, आपका EPS क्यों गिर गया, आपने क्यों ये गलत डिसीजन लिया। आप जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैच टुडे, वर्ल्ड कप मैच, तो बोलते हैं ना प्लेयर्स के ऊपर कितना प्रेशर्स है बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर रेज्ड। ठीक है? तो वैसे ही मैनेजमेंट के ऊपर कितना प्रेशर्स है। ठीक है? खासकर इफ इट्स अ लार्ज कैप पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी एंड व्हेन मुकेश भाई इज कमिंग आउट विथ ओके the quarterly announcement of results every quarter, there is so much of pressure on him also कि what is Reliance doing? Reliance ने अपना रिटेल वाला एक्टिविटी अलग कर लिया, जियो वाला एक्टिविटी अलग कर लिया, फाइनेंस उस पर डाल दिया। तो इन दैट केस रिलायंस ने सही किया क्या, गलत किया, तो ही इज आंसरेबल। तो अंडरस्टैंड दैट इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव। प्रॉब्लम क्या है? अपने कॉर्पोरेट फाइनेंस कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट फाइनेंस में कंपनी को अपने बाहर से नहीं देख रहे हैं, कंपनी को अंदर से देख रहे हैं। ठीक है? जब CA फाइनल में जाएंगे तो कंपनी को बाहर से देखना है कि यार ये कंपनी जिसमें मैंने पैसा लगाया या जिसपे मैं पैसा लगाऊं, वो एक कंपनी एक्चुअली किस तरह का प्रोजेक्ट कर रहा है,
कैसे फंड रेस कर रहा है, कैसे डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, कैसे वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहा है, ये सीए फाइनल में है। और सीए इंटर में क्या है, हम कंपनी के अंदर हैं, हम कंपनी के लिए काम करें। आई एम द वन जो फंडिंग रेस करेगा, आई एम द वन जो इन्वेस्टमेंट करेगा, आई एम द वन जो वर्किंग कैपिटल मैनेज करेगा। तो मेरे को कंपनी का वर्किंग कैपिटल, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है जिससे अर्निंग्स बढ़ते जाए, जिससे बढ़िया प्रोजेक्ट्स हो, जिससे रिटर्न ज्यादा मिले शेयर होल्डर्स को, जिससे डिमांड फॉर द शेयर बढ़े, जिससे शेयर प्राइस बढ़े और शेयर होल्डर्स वेल्दी हो जाए। तो जहां पे भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट आता है, यू विल फाइंड एक अलग तरह का रिदम और जोश मेरे में आ जाता है। बिकॉज नो मैटर कोई भी बच्चा बैठ के बोले कि सर मेरे को केवल एग्जाम से मतलब पास होना है, बट आई एम 100% श्योर हर जन को नंबर 1 एक बार में पास होना है, नंबर 2 हो सके तो रैंक के साथ पास होना है, नंबर 3 केवल पास नहीं, उसको चाहिए कि वो सीए बने तो उसके पास भर भर के नॉलेज हो, वो इंटरव्यू में बैठे तो उसको बेस्ट जॉब मिले, या अपना खुद का बिजनेस या धंधा संभाल रहा है या स्टार्टअप चालू कर रहा है तो वो कर पाए। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से हर चीज के प्रति पैशन आना जरूरी है, और हर एक सब्जेक्ट में वो है। सीए के जितने भी सब्जेक्ट डिजाइंड है वो इसी तरह डिजाइंड है। ओके, सो देयर इज नो कमिटमेंट। मैं ये बोल रहा था, शेयर होल्डर्स से पैसा रेस कर लो, शेयर होल्डर्स से पैसा रेस कर लो और उनको कुछ मत दो, मतलब डिविडेंड मत दो, और जो रिटेन किया पैसा डुबा दो, तब भी वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो शुड वी से दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज जीरो? शुड वी से दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज जीरो? Yes, please. Should we say that the cost of equity is zero? Because there's nothing to pay. No commitment. We have to pay no interest. We have to pay no dividend. Cost of equity is therefore zero. Equity is a free source of finance. कैसे बोले? Equity is a free source of finance. No. Not at all. Given the objective of financial management. ठीक है? तो फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे, माथे में क्या लाए निकालने के लिए? तो ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपको कंपनी का मार्केट वैल्यू मेंटेन करना है, मैक्सिमाइज तो दूर का बात है, कंपनी का मार्केट वैल्यू मेंटेन करना है, मेंटेन, तो मेंटेन करने के लिए जो आपको शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना पड़ेगा, उसके लिए जो कमाना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आई रिपीट, शेयर होल्डर्स को एक सर्टेन रिटर्न चाहिए आपसे, बिकॉज वो लोग आपका शेयर खरीदे हैं तो दे हैव टेकन अ रिस्क, दे वांट अ सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न, से 18%। अगर उनको 18 से ऊपर दिए तो शेयर प्राइस विल गो अप, उनको 18 से नीचे दिए तो शेयर प्राइस विल गो डाउन, उनको 18 दिए तो शेयर प्राइस विल रिमेन द सेम। तो उनको वो 18 देने के लिए हमको जो कमाना पड़ेगा उनके पैसे पे, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आई रिपीट, शेयर होल्डर्स का समझना पड़ेगा कि उनको क्या रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड चाहिए। लेट्स कॉल इट आर ई, आर कैपिटल ई, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय शेयर होल्डर्स, से 18%। अगर 18 से ऊपर उनको रिटर्न मिलता है तो शेयर प्राइस विल गो अप, 18 से नीचे मिलता है इट विल गो डाउन, 18 मिलता है इट विल रिमेन द सेम। तो उनको 18 एग्जैक्टली देने के लिए हमें जो उनके पैसे पे कमाना पड़ेगा, ओके, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अभी अभी बात हुआ था कि कौन से इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल? कौन से इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल? अभी बात हुआ था कौन से इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। पर इंटरनल में रिटेन्ड अर्निंग में तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उस पर अपने को एग्जैक्टली 18 ही कमाना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर्स को आर ई 18% चाहिए तो के ई इज 18%, कंपनी को भी 18 ही कमाना है, बिकॉज उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है ना। तो सपोज 1 लाख रुपये आपने रिटेन किए, शेयर होल्डर्स विल वांट दैट, सर आप 1 लाख पे 18% कमाइए, ठीक है? तो हम लोग को भी 1 लाख पे 18% ही कमाना है, बिकॉज मेरे पास तो 1 लाख ही आया, मेरे पास मैंने कंपनी के पास, ठीक है, मैनेजमेंट के पास। हाउएवर अगर अपने 1 लाख का शेयर्स इशू किए, 1 लाख का शेयर्स इशू किए, माने शेयर होल्डर्स ने 1 लाख रुपया कंपनी को दिया, तो वो लोग को 18% कमाने 18,000 चाहिए, पर कंपनी के पास तो 1 लाख आया ही नहीं,
कंपनी के पास तो फ्लोटेशन कॉस्ट कट के से 90,000 आया, तो अगर कंपनी के पास 90,000 आया और उन लोग को 18,000 देना है तो क्या कमाना पड़ेगा? 18,000 बाई 1 लाख कमाना पड़ेगा। 18,000 बाई 1 लाख, समझ में आया? कमाना पड़ेगा 18,000 डिवाइड बाई 1 लाख। एक्सटर्नल इक्विटी में द कॉस्ट इन माय फिगर्स इज 18,000 बाई 1 लाख बाई 90,000। मैंने 18 जब 1 लाख बोल दिया, क्या गलती बोल दिया? 18,000 बाई 90,000, 18,000 बाई 90,000, मैंने भूल के 1 लाख बोल दिया शायद। एक्सटर्नल के केस में 18,000 बाई 90,000 और इंटरनल के केस में 18 बाई 1 लाख, यानी 18,000, 18%। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी शायद अपने फिगर्स में 20% आ रहे हैं, पर कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी 18% आ रहे हैं। एक्सटर्नल का कॉस्ट 20%, इंटरनल का कॉस्ट 18%। ठीक है, अब कुछ कुछ लिखना चालू करते हैं, वरना देखा जाएगा मैंने बोल दिया बहुत कुछ और आपको ध्यान नहीं रहेगा कुछ भी, और आप सोचेंगे सर ने क्या क्या बोला था। सही है, तो प्लीज़ लिखते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हेडिंग है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिख दिए, उसके अंदर लिखो पार्ट 1, पार्ट 1 कंसेप्चुअल डिस्कशन, पार्ट 1 कंसेप्चुअल डिस्कशन, पार्ट 1 कंसेप्चुअल डिस्कशन। तो कंसेप्चुअल डिस्कशन के अंदर लिखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कंपनी, एक मिनट, मैं हिंदी में डिक्टेट करूं या इंग्लिश में? मैं हिंदी में डिक्टेट करूं या इंग्लिश में? आई एम आस्किंग। ऑफकोर्स जब हिंदी में करूंगा तो मिक्स्ड लैंग्वेज चलेगा। मैं हिंदी में डिक्टेट करूं या इंग्लिश में? आई लुक एट द वोटिंग, उसके अनुसार डिसाइड करूंगा। तो अभी तक 6 जनों ने इंग्लिश बोला है, अब एक स्टूडेंट ने हिंदी बोला। अब कोई मजाक में लग गया है, बोला बिहारी में, बंगाली में। somebody saying mixed, okay, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट इट टू बी इंग्लिश। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पे डिक्टेट कर रहा हूँ, बीच में हिंदी यूज़ करूँगा, मैंने प्रिडोमिनेटली इंग्लिश पे डिक्टेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, बिकॉज ये आपके वोटिंग के ऊपर है। लिखिए पॉइंट नंबर 1, मैंने कुछ लिखाना चालू किया था क्या? ओके, कंपनी लिखिए, कंपनी रेजेस इक्विटी फंड्स। लिखिए, कंपनी raises equity funds from shareholders in 2 forms. Okay, company raises equity funds from shareholders in 2 forms. Number 1, issue of equity shares, issue of equity shares. External equity. Number 2, retained earnings each year dash internal equity. Retained earnings each year dash internal equity. Point number 2, on external equity, comma, company may be issuing shares at a discount to market price
and there may be issue cost. On external equity, company may be issuing shares at a discount to market price and there may be issue cost. Example, current share price P0 500, issue price 10% discount, that is 450. Issue cost 3%, therefore net proceeds 450 minus 3%, 450 minus 3%, 450 minus 3%, yes, 436.5, 436.5, okay, 436.5, 436.5. तो शेयर होल्डर्स जो डिमांड करेगा ना रिटर्न, वो लोग 500 पे डिमांड करेगा, पर कंपनी को वो 436.5 पे कमाना पड़ेगा. समझ गए? तो नीचे लिख लो, नीचे लिख लो, हिंट 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 हिंट. शेयर होल्डर्स सपोज डिमांड करेगा 20% रिटर्न. शेयर होल्डर सपोज डिमांड करेगा 20% रिटर्न, 20% रिटर्न. जाहिर है करंट शेयर प्राइस दैट इज 500 पे 20% रिटर्न, जाहिर है करंट शेयर प्राइस दैट इज 500 पे, करंट शेयर प्राइस दैट इज 500 पे. बट कंपनी हैज टू अर्न दैट, but company has to earn that on 436.5, on 436.5, full stop, para change. Therefore cost of external equity, cost of external equity, cost of external equity equal to 20% of 500 whole divided by 436.5, 20% of 500 whole divided by 436.5 the whole into 100, 20% of 500 whole divided by 436.5 the whole into 100. कितना आया? 100 by 436.5 कितना आया? कितना आया? 22.91%, 22.91%, 22.91%, 22.91%, ओके, 0.91%. बहुत अच्छे. उसके आगे पैरा चेंज, सेम पॉइंट चल रहा है. There is no such discount and issue cost for internal equity. There is no such discount and issue cost for internal equity. Therefore, KE
इक्वल टू RE इक्वल टू 20%। ओके, ये RE अलग है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। वो जो ऊपर RE लिखा था वो रिटेन्ड अर्निंग्स था, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना भी नहीं चाहिए था, मेरे को पूरा शब्द लिखना चाहिए था। इससे कंफ्यूज मत होना प्लीज़। ये RE अलग चीज़ है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स है। वो जो मैंने छोटा सा ई लिखा है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, अभी लिखाऊंगा। K is equal to RE equal to 20%। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, company has no legal obligation to pay anything to equity shareholders. Company has no legal obligation to pay anything to equity shareholders. So, to a layman, layman मतलब चोमो, to a layman, KE equal to 0. To a layman, KE equal to 0. To a layman, KE equal to 0. Layman मतलब चोमो, KE equal to 0. However, that's not true. That's not true at all. Full stop. Equity shareholders are taking up highest level of risk in the company. Equity shareholders are taking up highest level of risk in the company. They therefore demand oblique expect the highest rate of return they therefore demand expect the highest rate of return। ओके, पेन ठीक से चल रहा नहीं है तो मैं हाथ से लिख रहा हूं। हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, full stop. This is known as rate of return required by shareholders bracket RE. This is known as rate of return required by shareholders bracket RE. Rate of return required by shareholders bracket RE. Full stop. Suppose RE equal to 20%. Company retains earnings of 1 lakh and company issues shares worth 1 lakh in which it collects net proceeds 90,000
सपोज आर ई इक्वल टू 20%, तो शेयर होल्डर्स को 20% चाहिए। कंपनी का रिस्क देखते हुए कंपनी ने 1 लाख रुपया तो रिटेन किया और कंपनी ने शेयर्स से 1 लाख रुपया उठाया, पर उठाने में खर्चा लग गया, इश्यू कॉस्ट, और कंपनी के पास 90,000 आया। आई होप लैंग्वेज इज ओके। सिंस मैं ये सब समझा चुका हूं इसलिए मैं स्मूथली लिखा रहा हूं कि हाँ डिस्कस तो हो चुका, तो लिखा रहे हैं तो स्टूडेंट के मन में जो पूरा का पूरा सिखाया हुआ है वो लैंग्वेज के फॉर्म में जा रहा है, वो रिवाइज कर रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन चल रहे हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, पूरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है, हाँ या ना? पूरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है बिकॉज पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। थैंक यू। पैरा चेंज, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी, वो जो रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी इक्वल टू 20%, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी इक्वल टू 20%, क्योंकि 1 लाख पे 20% वो लोग को चाहिए, कंपनी के पास भी 1 लाख ही आया तो 1 लाख पे 20% कमाना है। कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी 20%, पैरा चेंज। बट कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी, इक्वल टू 20% ऑफ 1 लाख, द होल डिवाइड बाय 90,000, 20% ऑफ 1 लाख द होल डिवाइड बाय 90,000, 20% ऑफ 1 लाख ये शेयर होल्डर्स को चाहिए, वो उन्होंने 1 लाख दिया है, पर कंपनी को तो वो 90,000 पे कमाना पड़ेगा, तो 20% ऑफ 1 लाख इतना कमाना है कंपनी को, किस पे? 90,000 पे, डिवाइड बाय 90,000, ऑफ कोर्स द होल इनटू 100, कितना? 22.22, 22.22%, 22.22%, 22.22%, 22.22%। पॉइंट नंबर 4 क्या? पॉइंट नंबर 4, नाउ द $1 million क्वेश्चन, नाउ लिखना है, नाउ द $1 million क्वेश्चन इज, the $1 million question is how do we get RE equal to 20%? The $1 million question is how do we get RE equal to 20%? कि required rate of return by shareholders कहाँ से आएगा? How do we get RE equal to 20%? How do we get RE is equal to 20%? Fine? ये पार्ट 1 था। तो पार्ट 1 में कुछ फॉर्मूला नहीं लिखा है, पर पार्ट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है। ठीक है, ऑल्दो फॉर्मूला नहीं लिखा है, पर पार्ट 1 में ये जो चीज गया ये तो पूरा का पूरा पिलर है जिस पे सारा बेस्ड होगा। सो लिख दीजिए हेडिंग पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 2 डैश मॉडल्स और फॉर्मूलाज, मॉडल्स और फॉर्मूलाज for computing, models or formulas for computing cost of equity, models or formulas for computing cost of equity, for computing cost of equity. Okay, ध्यान दीजिए, अपना कुछ भी लिखना मत, डोंट राइट। ठीक है, रफ वर्किंग, रफ स्केचिंग करोगे तो अलग बात है, पर लिखना मत। अपना परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर में केपी निकालने का फॉर्मूला क्या था? आज ही किए थे। परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर में केपी निकालने का फॉर्मूला क्या था? परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर में केपी निकालने का फॉर्मूला क्या था? यस प्लीज, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर में केपी निकालने का फॉर्मूला। ओके, थैंक यू सर। डिविडेंड जो उनको देंगे डीपी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स, ये था ना फॉर्मूला।
जीनल जोशी, मैंने प्रेफरेंस शेयर बोला, आपको डिबेंचर सुना होगा। ओके, और जीनल फिर भी तुमने स्मॉल आई इंटू 1 माइनस टी बोला है, वो कैपिटल आई इंटू 1 माइनस टी बाई एनपी होता है, बिकॉज कैपिटल आई माने इंटरेस्ट अमाउंट, स्मॉल आई माने इंटरेस्ट रेट। तो दिस इज द फॉर्मूला। अभी आप लिख रहे नहीं है, सुन रहे हैं। तो अगर हम इक्विटी में कर रहे हैं तो पहला तो बात यह है कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो रिटर्न आता है उसको समझाने के लिए मैं एक स्टोरी बोल रहा हूं। प्लीज नंबर्स के साथ तुरंत बोलना, कैलसी रेडी रखो, दिमाग खुला, ठीक है? बोल रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का दाम 2500 चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का दाम अभी 2500 चल रहा है, ठीक है ना? तुम अगर शेयर बाई करते हो 2500 पे आज, तो इन दैट केस एक साल बाद तुम्हारा फोरकास्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज डिविडेंड पे करेगा 14 रुपया। कितना? 14 रुपया डिविडेंड पे करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज डिविडेंड पे करे 140, मान लो 140 रुपया डिविडेंड पे करेगा। 140 रुपया, फिर से बोल रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का दाम 2500 रुपया अभी चल रहा है। तुम अगर इस शेयर को बाई करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा फोरकास्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आज से एक साल बाद 140 रुपया तुमको डिविडेंड देगा पर शेयर, प्लस तुमको लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का दाम 6% बढ़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का दाम 6% बढ़ेगा, तो तुम ऑन द होल कितना कमाओगे? टेक योर टाइम। 2500 रुपया शेयर का दाम है, एक साल बाद तुमको डिविडेंड 140 रुपया मिलेगा, एंड शेयर का दाम जो है वो 6% बढ़ेगा। तो बताओ तुम कितना अर्न करोगे? इस पर कोई बात ही नहीं आता, सब फॉर्मूला बताइए। इट इज़ लाइक तुम अगर सीए इंटर नहीं किए होते तो तुम जवाब दे देते। अब सीए इंटर करने की वजह से नहीं दे पाए तो अलग बात है। तो क्या रिटर्न तुम कमाओगे? ओके, अवनीत सिंह का 11.6 आ रहा है, जूही शर्मा 11.6%, अमित कुमार 11.6%, श्वेत 11.6%। हर जन जवाब दे पाता प्रोवाइडेड वो सीए का क्लास नहीं करता रहता। अगर सीए का क्लास नहीं करते रहते, अभी रोड पे चलते रहते, तो जवाब दे देते। फ्रेंड से डिस्कशन होता है तो कॉलेज में बैठ के जवाब दे देते। यस, मोहतदीन फातिमा, जीनल जोशी, अमित कुमार 11.6। तो मेरे ख्याल से 11.6 करेक्ट आंसर होगा। लेट अस चेक इट आउट। अगर 2500 पे आपको डिविडेंड मिलता है 140, 2500 पे डिविडेंड 140, तो वो रिटर्न कितना हुआ? 140 बाई 2500 इंटू 100 बताओ। 140 बाई 2500 इंटू 100 बताइए। 140 बाई 2500 इंटू 100, मैंने बोला 140 मिलेगा 2500 लगा के 5.6%। तो 5.6% तो डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड, और 6% कैपिटल गेन्स यील्ड। 6% कैपिटल गेन्स यील्ड, शेयर का दाम 6% बढ़ेगा। तो 2500 पे दो फायदा, एक तो 2500 6% बढ़ेगा, वो 6% फायदा, और एक 2500 पे 140 मिलेगा, 5.6% फायदा। एकदम करेक्ट है, 11.6% आंसर। 11.6% आंसर। 11.6% आंसर। 11.6% आंसर एकदम करेक्ट है। और एक तरीका निकालने का कि 2500 को 6% बढ़ाओ, बताओ कितना हुआ? 2500 को 6% बढ़ाओ, बताओ कितना हुआ? 2500 को 6% बढ़ा दो ना, बताओ कितना हुआ? बोलो। 2650। 150 रुपया शेयर का दाम बढ़ेगा, तो सर 150 रुपया फायदा होगा कैपिटल गेन और 140 रुपया डिविडेंड। 150 का कैपिटल गेन, 140 रुपया डिविडेंड, 290 का फायदा होगा। 290 बाई 2500 इंटू 100, 290 बाई 2500 इंटू 100, 290 बाई 2500 इंटू 100। ओके, वो 2650 आ रहा था, 12750 नहीं आ रहा था, 2650। तो 2500 से 2650, 150 प्लस 140 का डिविडेंड, तो 290 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100, 11.6%। 11.6%। इसके लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, इसके लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, ठीक है? तो किसी को लग रहा होगा कि सर आप बहुत फटाफट बोल रहे हैं, गलत लग रहा है, क्योंकि जब स्पॉन्टेनियसली कुछ डिस्कस करते हैं उसको एक बार लिख लिख के हौले हौले, ठीक है, नहीं किया जाता है, इन द फ्लो किया जाता है, ठीक है? तो इन द फ्लो, एंड इट इज फॉलोड बाय डिक्टेशन। इन द फ्लो भी जो डिस्कशन हो रहा है उसको मैं प्रॉपरली डिक्टेट कर रहा हूं, ठीक है? तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कि सर फास्ट बोल रहे हैं। 11.6% इज ओके विथ एवरीबडी। 11.6% इज ओके विथ एवरीबडी। मैंने देखा ऑलमोस्ट सबने ही आंसर दे दिया था, फिर भी बाई चांस मैं किसी का भूल गया होऊंगा। ओके, 11.6% ओके है कि 2500 पे 140 है, तो एक तो वो फायदा है, और 2500 से 6% दाम बढ़ेगा, वो और फायदा है। टोटल 11.6% फायदा है।
11.6% फायदा है। अब ये जो 11.6% निकाले ना 11.6%, इसको अगर फॉर्मूला के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है, फॉर्मूला के रूप में, तो प्लीज देखना लिखना मत। तो फॉर्मूला के रूप में क्या हो गया, प्लीज देखना लिखना मत। ये फॉर्मूला था, तो इस फॉर्मूला में अभी जो मैंने यूज किया, पहले मैं वो कर रहा हूं। तो अभी मैंने फॉर्मूला में यही चीज किया जो लिखा हुआ था। एक तो डी लिया 140, लिखना मत। दूसरा P0 लिया, कितना 2500, और उसके बाद ऐड किया ग्रोथ, कितना 0.06। ओके, प्लीज लिखना मत, डोंट राइट। तो 140 बाई 2500 प्लस 0.06, कंफर्म कर लो, एक बार कंफर्म कर लो। लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, ठीक है, डू नॉट राइट। 140 बाई 2500 प्लस 0.06, इज इट ओके सरिता, इज इट ओके? 140 बाई 2500 प्लस 0.06, 0.116, मतलब 11.6% आ रहा है। सरिता, अमित कुमार, रौनक, प्रज्ञा, एसके, फातिमा, अमन, ओके। अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला को अगर मुंह से बोले, मुंह से, तो ये क्या हो गया, डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड। क्या हो गया? ये फॉर्मूला को अगर मुंह से बोलें तो ये हो गया डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड। अभी आप लिख रहे नहीं हो, बहुत मन कर रहा होगा, मत चल रहा होगा लिखने के लिए, मत लिखना। डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड। जो यील्ड होता है ना, वो प्राइस पे होता है। यील्ड किस पे होता है? प्राइस पे। तो सर जो हम दे रहे हैं प्राइस ना 2500, उस पे डिविडेंड के रूप में हम कितना परसेंटेज कमा रहे हैं? और सर जाहिर है कैपिटल गेन्स तो प्राइस पे ही कमा रहे हैं, उस पे कितना कमा रहे हैं, उसको ग्रोथ बोल रहे हैं। डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड, देखिए डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड दिख रहा है आपको? डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड, ओके, ये हो गया। अब सर बट अगर हम लोग एक्स, और एक मिनट इधर में लेफ्ट साइड में केपी लिख दूं, केई, लेफ्ट साइड में केई लिख दे रहा हूं। बट सर इस फॉर्मूला में आपने 2500 यूज किया है, तो प्लीज टेल मी ये फॉर्मूला किस चीज का है? कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी या कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी? रिमेंबर 2500 शेयर का दाम था, तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये किस चीज का है? कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी? हमने नीचे में 2500 यूज किया है, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी? एसके ने गलत आंसर दिया है, जूही शर्मा का गलत है, बहुत जन का करेक्ट भी है, मैं गलत वालों को पॉइंट आउट कर रहा हूं। एसके का गलत है, जूही शर्मा गलत है, अवनीत सिंह का गलत है, एसके का गलत है, जूही का गलत है, अवनीत सिंह का गलत है, श्वेत का गलत है, अमन अहमद का गलत है। इतने सारे लोगों का गलत कैसे है? आई एम जस्ट थिंकिंग। हमने यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह लेस किया ही नहीं। क्या पता फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह लेस करने से आज के दिन कंपनी अगर शेयर इशू करे तो कंपनी के पास 2500 नहीं 2400 आएगा। कंपनी अगर शेयर इशू करे तो कंपनी के पास 2400 आएगा। फिर से निकालो, 140 डिवाइड बाई 2400 प्लस 0.06, 140 डिवाइड बाई 2400 प्लस 0.06। ये तो कंपनी को कमाना पड़ेगा ना, बिकॉज कंपनी को 2400 पे कमाना पड़ेगा। 140 डिवाइड बाई 2400 प्लस 0.06, 140 डिवाइड बाई 2400 प्लस 0.06, व्हाट इज इट? 11.83% आ रहा है। पहले 11.6% आया था, अब 11.83% आ रहा है। अब 11.83% आ रहा है, तो अब तो सब जन जानते हैं 11.6% कौन सा कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ विच इक्विटी। और 11.83% कौन सा कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ विच इक्विटी। 11.6 कौन सा कॉस्ट है? 11.83 कौन सा कॉस्ट है? 11.6 कौन सा कॉस्ट है? 11.83 कौन सा कॉस्ट है? यस, जिन्होंने मिस्टेक किया था वो लोग बोल रहे सर समझ आ गया सर,
ओके तो 11.6 जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी, और जो 11.83 है दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। तो एक्सटर्नल इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट कट कुटा के एनपी आएगा, जो येलो से लिखा हुआ है 2400 वो एनपी है, जो येलो से लिखा हुआ है 2400 वो एनपी है, और जो 2500 लिखा हुआ था वो पी था, ठीक है, तो वो पी था। और एक चीज ध्यान दो, हमने जो डिविडेंड को बोला था 140, वो डिविडेंड कम मिलने वाला है। अगर याद हो तो मैंने क्या बोला था, अभी शेयर बाई करेंगे, अभी तुरंत मिलने वाला है या 1 साल बाद मिलने वाला है। इन केस यू रिमेंबर, ये जो डिविडेंड था वो मैंने क्या बोला था, 140 रुपया डिविडेंड कम मिलने वाला है। आज शेयर खरीदते ही मिलने वाला है या 1 साल बाद मिलने वाला है। इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था ये डिविडेंड कब मिलने वाला है, अभी तुरंत खरीदते ही मिलने वाला है या 1 साल बाद मिलने वाला है। ये डिविडेंड कब मिलने वाला है, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद मिलने वाला है। तो अगर इसका नोटेशन नीचे में P0 है, जीरो माने आज, जीरो माने आज, तो ऊपर में इसका नोटेशन क्या होना चाहिए। हमने नीचे में अगर P0 लिखा है मतलब आज, जीरो माने आज, जैसे कैबेज में होता है, तो ऊपर में जो D लिखा है उसके साथ सही नहीं ना, D लिखा हुआ है, क्या लिखना चाहिए, क्या लगता है नोटेशन में क्या लिखना चाहिए। श्वेत, मैं प्राइस को चेंज करने नहीं बोल रहा हूं, प्राइस तो P0 ही लिखूंगा मैं, नीचे ऊपर डिविडेंड को चेंज करने बोल रहा है। सर डिविडेंड को आपको D1 लिखना चाहिए, D1 है ना, D1, यानी फॉर्मूला क्या हो गया, D1 बाई P0 प्लस G, D1 बाई P0 प्लस G, यानी डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड। पर एक्सटर्नल का निकालेंगे तो D1 बाय NP प्लस G। सर NP को NP0 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, D1 बाय NP0 प्लस G, ठीक है, वो नोटेशन से फर्क नहीं पड़ता है, बट D1 से फर्क पड़ता है, बिकॉज क्या पता करंट डिविडेंड भी दे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी दे, तो आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड लेना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइड बाय करंट प्राइस या करंट नेट प्रोसीड्स प्लस G। अभी तक हमने नोट्स में कुछ भी नहीं लिखा है, नोट्स में वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग, ओके, नोट्स में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, ओके। अपना चल रहा था पार्ट 2, पार्ट 2 क्या है, मॉडल्स और फॉर्मूलाज फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सही है। पार्ट 2 है मॉडल्स और फॉर्मूलाज फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसके अंदर का नोट्स बाकी है अभी, उसके अंदर का नोट्स बाकी है अभी। तो पहला वाला लिख लीजिए जो सबसे कॉमन है, लिखे मोस्ट कॉमन इन एग्जाम्स क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ब्रैकेट DDM, कांस्टेंट ग्रोथ DDM, कांस्टेंट ग्रोथ DDM। सर इसका नाम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्यों है, सर कांस्टेंट ग्रोथ क्यों है, ग्रोथ नहीं हुआ तो, और ग्रोथ अलग अलग हुआ तो, उन सब के जवाब पे पहुंचे नहीं है। पर एक बार चालू तो करें कि सबसे पॉपुलर फॉर्मूला जो आता है, जब वो इतना सुंदर और इतना सिंपली समझा जा सकता है तो उसको क्यों नहीं इंजॉय करें। एंड देन बहुत सारी जिज्ञासा आनी चाहिए कि इसका नाम या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्यों है, सर लिखा है कांस्टेंट ग्रोथ, एक कंपनी का ग्रोथ 0 हुआ तो क्या करेंगे, ओके। और उसके अलावा अगर एक कंपनी का अलग अलग ग्रोथ होने वाला है तो हर साल फर्स्ट ईयर से 20%, सेकेंड ईयर 18%, 15%, तो फिर क्या करेंगे। तो उन सब का जवाब मैंने नहीं दिया है अभी, ठीक है। तो कांस्टेंट ग्रोथ DDM, तो उस पर अपना फॉर्मूला हो गया, उस पर फॉर्मूला हो गया KE ब्रैकेट इंटरनल इक्वल टू D1 बाय P0 प्लस G, KE ब्रैकेट एक्सटर्नल इक्वल टू D1 बाय NP प्लस G। टोन डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड, डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड, वो टोन था राइट साइड में,
कि टोन कि शेयर मार्केट में क्या कमाते हैं, तो डिविडेंड कमाते हैं और एक शेयर का दाम कमाते हैं जो बढ़ता है, डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड। ठीक है, अगर अज्यूम करूं कि आपने लिख लिया है तो नीचे में डिफाइन कर दें, वेयर D1 इक्वल टू expected DPS, dividend per share, expected DPS next year, expected DPS next year, bracket, do not take current DPS, do not take current or existing or reported DPS, do not take current or existing or reported DPS, do not take current or existing or reported DPS, current or existing or reported DPS, bracket close, next line, P0 equal to current share price, P0 equal to current share price, P0 equal to current share price, NP equal to net proceeds per share, जैसे हम पूरे चैप्टर में था, NP equal to net proceeds per share, net proceeds per share, G equal to sustainable growth rate of DPS oblique EPS oblique MPS, sustainable growth rate of DPS oblique EPS oblique MPS, डिविडेंड पर शेयर का ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ, मार्केट प्राइस पर शेयर का ग्रोथ, ये तीनों का ग्रोथ है, तीनों का। सस्ता तीनों का ग्रोथ सेम क्यों होगा? कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम में सेम होता है, कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम में तीनों का ही ग्रोथ सेम होता है। क्यों होता है वगैरह मैं नहीं पहुंचा हूं वहां पे। अगर मैं डाइवर्ट मारूंगा ना तो गाड़ी ट्रैक पे जा रहा है, अचानक से गाड़ी ट्रैक के बाहर आएगा एंड एवरीथिंग विल बी लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड। कि होता है एकदम सही जा रहे हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। ऑफ कोर्स आई एम अ टीचर जो सारी चीज़ों को कवर करता हूं, तो मैं अपनी खामियां बता रहा हूं कि मैंने बताया नहीं है कि इन तीनों का ग्रोथ सेम क्यों होता है। तो आई एम टेलिंग यू कि ये बताऊंगा, और वो जो बताऊंगा हो सकता है वो काम नहीं आएगा सी एंड में। ठीक है, तो समझना चाहिए कि क्या चीज़ इमीडिएटली काम आने वाला है और क्या चीज़ काम का नहीं है, बट ठीक है एक परफेक्ट नॉलेज के लिए माइंड में चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पे जो स्टूडेंट बोलता है ना कि नहीं हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है, 100% श्योर है, वो भी खड़ा होता है बोलेगा नहीं हाँ सर हमको चाहिए जानना कि डीपीएस ईपीएस एमपीएस का ग्रोथ सेम क्यों होगा। ठीक है, तब कोई नहीं बोलता है कि नहीं हमको नहीं चाहिए जानना, सब खड़े हैं कि हाँ मेरे को चाहिए, और बोले क्या नहीं हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, क्वाइट स्ट्रेंज। एनीवेज, सो आई एम प्लेइंग ऑन दिस थिंग दैट जो चीज़ पहले काम का है वो चीज़ पहले घुसा दे। ठीक है ना, जो चीज़ काम का नहीं है बट हाँ एक जिज्ञासा वाइज बताना चाहिए, वो बताएंगे, डोंट वरी। तो इसके ऊपर बहुत सारे सम्स हैं, कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम के ऊपर बहुत सारे सम्स हैं। ठीक है, नीचे लिख दो, इफ करंट और एग्जिस्टिंग डीपीएस ब्रैकेट D0 इक्वल टू 20, if current or existing DPS equal to 20 and G equal to 8%, obviously D1 equal to, पूछने का ही नहीं होता है फिर भी फालतू का पूछ ले रहा हूं कि आपको तो D1 यूज करने और सब में एग्जिस्टिंग DPS दे दिए पर ग्रोथ रेट दे दिया, मैंने लिखाई दिया कि वो ग्रोथ रेट डिविडेंड का भी है, अर्निंग का भी है, प्राइस का भी है। तो जाहिर है अगर डिविडेंड दिया हुआ है 20 अभी, तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड क्या होगा 20 से 8% ज़्यादा। ये कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, फिर भी फॉर्मूला वाइज लिख दे रहा हूँ, बट फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट नहीं है। 20 इंटू 1.08 21.6, और इसमें अगर सरिता बोलेगी सर कैन वी सिंपली डू 20 + 8%, ऑफ कोर्स
वही मैंने भी किया है। 20 का 108% मतलब 20 + 8%, तो 20 × 1.08, 21.6. 21.6 is D1. 21.6 is D1. And suppose current price equal to 400 and issue cost equal to 2%. Current price 400, issue cost 2%. Issue cost 2%. So P0 400, NP 98% of 400, ठीक है। P0 400, NP 98% of 400, 400 में से 2% काट के जो आएगा 98% of 400 कितना 392 क्या 98% of 400 392. Yes, I can see all of you writing. Therefore KE bracket internal equal to D1 by P0 plus G, यानी 20 रुपया नहीं 20 रुपया नहीं 21.6, हाँ 21.6 बाई 400 प्लस क्या लिखूँ प्लस 8 या प्लस 0.08, 21.6 बाई 400 प्लस 8 लिखूँ या प्लस 0.08, 21.6 बाई 400 प्लस 8 लिखूँ या प्लस 0.08, ऑफ कोर्स 0.08, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत जन करते हैं एग्जाम में, ये मिस्टेक बहुत जन करते हैं सिंपल मैथ से। ये वाला पार्ट तो इंटू 100 नहीं हुआ है ना, तो ये पार्ट परसेंटेज नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी परसेंटेज नहीं होगा। अगर तुम दिस बाय दिस इंटू 100 कर दोगे तो ये वाला 8 ऐड करोगे, ऑब्वियस है, समझे आप। मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ इसलिए बिकॉज मिस्टेक होता है। D1 बाई P0 आपने इंटू 100 नहीं किया, ये परसेंटेज नहीं है, तो जाहिर है ग्रोथ में आप 0.08 ऐड करोगे। अगर आपको 8 ऐड करने का मन है तो पहले दिस बाई दिस इंटू 100 करो, फिर 8 ऐड करो, समझ गए। ओके, एनीवेज सो क्या आ रहा है अपना 0.134 इक्वल टू 13.4%, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी 13.4%, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी 13.4%। फिर KE ब्रैकेट एक्सटर्नल is D1 divided by NP plus G. So 21.6 divided by 392 plus 0.08, 21.6 by 392 plus 0.08, 21.6 plus 392 plus 0.08 क्या 0.1351, 0.1351, equal to 13.51%, 13.51%, 13.51%, 13.51%, ठीक है 13.51%। ओके, एक बार लिखना मत सोचो अपने CA फाउंडेशन चल रहा है, एक बार लिखना मत सोचो CA फाउंडेशन चल रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी CA फाउंडेशन मैथ्स वाला पेपर, और उस पर बोला एक कंपनी का EPS, लिखना मत, बोल दिया हूँ लिखना मत, एक कंपनी का EPS ये दिया हुआ है 8 years ago
टुडे माने करंट, 8 years अगो EPS 14 रुपया था, टुडे EPS 19 रुपया है, तो इसका CAGR क्या है? CA फाउंडेशन, अभी CA इंटर में नहीं है हम लोग, CA फाउंडेशन याद कर रहे हैं। 8 साल पहले एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर, तुमको अर्निंग पर शेयर अच्छा नहीं लगता है तो डिविडेंड पर शेयर ले लो, डजेंट मैटर, वो 14 रुपया था और अभी 19 रुपया है, अभी मैंने करंट 19 रुपया है, तो CAGR क्या है? CAGR शब्द अपने यूज करते थे CA फाउंडेशन में, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी जी निकालना है, ग्रोथ रेट। तुमको ये सोचना है, अगर तुम प्योर टाइम वैल्यू में नहीं सोचोगे, 14 रुपया बैंक में जमा किए, 8 साल बाद 19 रुपया मिला, तो ब्याज क्या है? सर 14 रुपया कौन जमा करता है? ठीक है छोड़, 14 लाख जमा किए बैंक में, 19 लाख रुपया मिला 8 साल बाद, तो ब्याज रेट क्या है? वो यहां पे जो ब्याज रेट है वही तो ग्रोथ रेट है। लेट्स सी हु कैन सॉल्व, टेक योर टाइम, रफ पेज में जा सकते हैं, रफ पेज, कॉपी के पीछे चल जाइए, रफ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए कि 14 को कंपाउंड करने से 19 बन गया 8 साल में। जीनल जोशी बोल रहा है 4% आ रहा है, अप्रॉक्स में 4% आ रहा है, जीनल बोल रहा है, करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा उससे कम है, 4% से जरा सा कम है। अमित कुमार का एग्जैक्ट आंसर आया 3.89%। जूही शर्मा कुछ मिस्टेक हुआ है, सर ये कोई बात हुआ क्या? सीए इंटर पढ़ाते पढ़ाते आप जानबूझ के सीए फाउंडेशन में चल जाते हैं? मतलब मेरे को ऐसे ही मैथ्स पसंद नहीं था सीए फाउंडेशन में, और फालतू में चलो मैथ्स पे चलते हैं, कोई तरीका हुआ क्या? अरे भाई सीए फाइनल, सीए इंटर का ही पार्ट है ये, ठीक है, मेरे को क्यों पढ़ा है फालतू में? वंश का 3.9, मोहतदीन से 3.9, एसके 2.8 शायद गलत है, एसके चेक कर लो, अमन अहमद 3.28 शायद गलत है, चेक कर लो, पर 3.28 गलत है अमन, रौनक दे 3.89, ये अपना रफ वर्क चल रहा है। सरिता कोई आंसर नहीं आया है, प्रज्ञा का कोई आंसर नहीं आया है। अब नेक्स्ट बार से क्या करूँगा ना, मैं सीए फाउंडेशन का नाम लिए बिना बोलूँगा, बिकॉज क्या पता सीए फाउंडेशन में बोलने से किसी किसी को वो मैथ्स का डर एंड ऑल दैट आ जाता होगा और साइकोलॉजिकली डिफीटेड हो जाता होगा। अवनीत सिंह का 3.82 है, ठीक है दिखा देता हूं। तो 14 इंटू 1 प्लस जी टू द पावर 8 इक्वल टू 19, ये ओके है सबको? जिनका नहीं आया है या स्ट्रगल कर रहे हैं, इज दिस ओके? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर पावर एन, तो जी इज इक्वल टू 19 बाई 14 टू द पावर 1 बाई 8 माइनस 1, और 1 बाई 8 में तो डर्टी पावर भी नहीं चाहिए, ट्रिपल स्क्वायर रूट से हो जाएगा, बिकॉज एक स्क्वायर रूट क्या होता है? पावर हाफ, 2 बार स्क्वायर रूट किए तो क्या होता है? 1/4,
3 बार स्क्वायर रूट किए तो क्या होता है 1/8, बिकॉज 2 क्यूब 8 होता है ना, तो 3 बार स्क्वायर रूट, ये जो है तुमको 19/14 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 3 बार जो आया -1। इसमें डर्टी पावर का दरकार नहीं है, इसमें डर्टी पावर का दरकार नहीं है, क्योंकि 1/8 सुंदर फिगर है, 8 माने 2 का क्यूब, तो इसलिए 3 बार स्क्वायर रूट करने से हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब सबका 0.0389 यानी 3.89% आ रहा होगा। तो एग्ज़ाम में जो बड़े वाले सम्स होते हैं उसमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है अपने को d1/p0 + g, तो उसके अंदर ना g देता नहीं है और ग्रोथ रेट इस तरह से निकालना पड़ता है पास्ट के हेल्प से। एग्ज़ाम में जो बड़े वाले सम्स होते हैं उनके अंदर हम लोग को के ही निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे d1/p0 + g, बट अपने को g देगा नहीं, तो ग्रोथ रेट इस तरह से निकालना पड़ता है। ओके, ग्रोथ रेट इस तरह से निकालना पड़ता है। ऑफकोर्स बहुत प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, बट एक बार ये होता है ना पहली बार कि आपको समझ में, हाँ सर उसमें क्या कर रहे हैं आप हिस्ट्री में जा रहे हैं, कंपनी का हिस्ट्री में, इतिहास में, और उसका ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं, और वही आप फ्यूचर के लिए मान रहे हैं। कोई बहुत ही कंसेप्चुअली ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो वो बोलेगा सर ऐसे पास्ट का ग्रोथ रेट अपने फ्यूचर में कैसे मान सकते हैं, माने ये हो गया कि अलग ही सोच रहा है कि पास्ट का ग्रोथ रेट फ्यूचर में कैसे मान सकते हैं। तो उसको दो जवाब है। पहला जवाब, आज का जो डायनेमिक वर्ल्ड है, द जियो पॉलिटिकल रिस्क इन वर्ल्ड, ठीक है, एंड सच, पास्ट का ग्रोथ रेट को फ्यूचर का ग्रोथ रेट एकदम ही नहीं मानना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ का बात करें तो। बट अगर एग्जाम का बात करें, एग्जाम में अगर बोला है मानना है तो मानना है। हम और तुम कौन है, ठीक है। एग्जाम का बात करें तो एग्जाम में वो बात ही नहीं आता कि सर पास्ट का ग्रोथ रेट को फ्यूचर क्यों मान सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रफ में ये किया मैंने, रफ वाइज आप कॉपी कर लो कहीं पे पीछे में, रफ वाइज या बॉक्स बना के वहीं पे ऐसे बॉक्स में कॉपी कर सकते हो, होता है ना। मैं अगर होता तो एक बॉक्स बना देता। ओके, आई वुड हैव मेड अ बॉक्स, रफ वर्क, किसका, ग्रोथ रेट का, कि ईपीएस 8 साल पहले, ईपीएस टुडे, ठीक है, और ग्रोथ रेट निकालता। और ग्रोथ रेट निकालने के बाद आपको ये दिखा 19 रुपया जो आज है वो करंट ईपीएस, वो तो अर्निंग पर शेयर है, सपोज वो डीपीएस होता, 19 रुपया करंट डीपीएस होता, तो 19 रुपया को D0 लेता मैं, D0 जहाँ खड़े हैं आज उस दिन का डिविडेंड, उसको D0 × 1 + G करता तो D1 आता। D1 चाहिए ना फॉर्मूला में, तो G आ गया। अब 19 को बढ़ा देते तो D1 आ जाता। ओके, वो मैं आने वाले क्लास ट्यूसडे में कराऊंगा, बिकॉज एक दिन के लिए बहुत भारी हो जाएगा। आज के क्लास का बहुत अच्छा अचीवमेंट है, केवल एक जगह जहाँ शुरू में अपने पुट करके KD KE KP निकाल रहे थे ना, वहाँ आप लोग जो सिली मिस्टेक कर रहे थे वो मेरे को आश्चर्य हुआ, और ख़ास कर तब जब RV < NP है। अगर RV < NP है तो RV - NP में जो नेगेटिव आ रहे हैं ना, पता नहीं सब बिखर जा रहे हैं। ओके, RV < NP वाला, तो मैं सोचा हूँ बीच बीच में बोरिंग हो जाता है क्लास में, एक दो सब वैसा कराता रहूँगा, सो डैट वो मिस्टेक हट जाए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का पार्ट 1 का डिस्कशन स्टुपेंडस, मज़ा आ गया। पार्ट 2 का डिस्कशन बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें से एक फॉर्मूला कांस्टेंट ग्रोथ DDM अपने कर पाए, ठीक है ना। उसमें ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे उसका प्रॉपर नोट्स लिखा नहीं पाया, केवल एक एग्जाम्पल दे पाया, आप उसको बॉक्स पे डाल लीजिए। फाइन, इज इट फाइन। ज़्यादा कराने से वो पूरा बेनिफिट चला जाएगा। ओके, जो ऑप्टिमैलिटी ग्राफ ऊपर गया है वो फालतू में नीचे आ जाएगा। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, ठीक है। तो लेट्स एंड द क्लास ओवर हियर। आराम से लंच कीजिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग, प्रे कीजिए गॉड को, ठीक है, कि वी विन एनी हाउ। कोई बोलेगा सर इसको खिला रहा है क्या अश्विन को सूर्य के बदले, ठीक है, मेरे ख्याल से खिलाना चाहिए, ठीक है, कुछ चेंज करना चाहिए जिससे ऑस्ट्रेलिया टैक्टिक्स नहीं बना पाए, ठीक है, क्या ईशान किशन खेल रहा है क्या शुभमन गिल के बदले, ऐसा काश टक्कर का मैच हो, लास्ट बॉल तक जाए। आई हैव नो सच थिंग। मेरे को सिंपल चीज़ है, इंडिया शुड विन डिसाइसिवली, ठीक है। तो सो आई थिंक दोज पीपल ओवर देयर ऑल्सो हैव द बेस्ट ऑफ ब्रेन्स एंड बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट।
हम लोग को यहाँ बैठ के लगता है ये प्रॉब्लम है ना इंडियन साइकी में, क्या है ना, ऑल इंडियंस जब शेयर मार्केट का बात आता है और जब क्रिकेट का बात आता है, दे कंसिडर देमसेल्फ टू बी एक्स्ट्रा इक्विटी एंड मार्केट सेवी। ठीक है, शेयर बाजार के बारे में अरे वो स्टॉक है, ओके, जयपुर की कंपनी है, ठीक है, यहाँ कर लो होगी ज़्यादा भाई, ये बनावा है, ठीक है, और बात चल रहा है। ठीक है, इन द अर्ली 2000 दे यूज्ड टू बी ए टॉक, जब GMR इंफ्रा ये सब स्टॉक आया था, आप लोग तो बॉर्न हुए होंगे, तो पीपल यूज्ड टू टॉक, मारवाड़ी लोग रास्ते में बात करते थे, इसो दिन आओगे ना जब एरोप्लेन अपने सर का ऊपर से गुजरोगे थे, जानो के हो, ठीक है, इतना इतना एयरपोर्ट हो जाओगा, GMR बाई कर लो, लैंको बाई कर लो। तो एक तो शेयर मार्केट में हैवी चलता है होशियारी अपना, और दूसरा होशियारी चलता है क्रिकेट में, एज इफ एवरीबडी नोज मोर देन रोहित एंड द्राविड एंड द अदर टीम मेंबर्स। चलिए, क्या बोला जूही शर्मा, FM की क्लास रेगुलर होगी या हमेशा ऐसे ही होगी? समझे नहीं क्या बोलना चाह रहे हो? FM की क्लास रेगुलर होगी या हमेशा ऐसे ही होगी? तो जूही शर्मा, मेरे को ये समझ में नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे हो। रेगुलर का मतलब एवरीडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। क्लास अपनी ट्यूसडे थर्सडे और संडे को होती है। हाँ, तो 3 डेज ही होती है, रेगुलर क्यों होगी? 3 डेज ही होगी, एवरीडे क्यों होगी? ओके, 3 डेज ही होगी, ट्यूसडे थर्सडे एंड संडे। आफ्टर ऑल FM को 50 नंबर ही तो दिया गया है ना, तो अपने इस पे अकाउंट्स जितना एफर्ट लगाएंगे तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, मैंने अपना बेनिफिट कॉस्ट रेशियो लो हो जाएगा। ओके, और तो कुछ नहीं है। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस फॉर इंडिया विन। थैंक यू।